महाराष्ट्र प्लेटू की बात करें तो आप ये रीजन देख रहे हैं महाराष्ट्र का। इसको पहले ध्यान से देखो कि ये एरिया कौन सा कवर कर रहा है ये पूरा। और यहाँ पर बहुत सारी रेंजेज हैं। ये अजंता रेंज और इधर जो है सतमाला है, यहाँ पर बालाघाट है और यहाँ पर हरिश्चंद्र रेंज है। इसके बाद ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा रीजन महाराष्ट्र प्लेटू कहलाता है। क्या कहलाता है? महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र का पठार कहलाता है। अब ये जो रीजन है महाराष्ट्र प्लेटू, ये क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, मेटामॉर्फिक टाइप की रॉक है, उसका बना हुआ है। और इसके पास में जो सारी रेंजेज है जैसे अजंता और सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सारी रेंज इसी रीजन में आती हैं। और इसका जो इस वाला रीजन है, ईस्टर्न साइड वाला रीजन और वेस्टर्न साइड, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है और इसकी तुलना में ईस्टर्न साइड पे वर्षा कम होती है। इस कारण से ये वाला जो रीजन है ये इकोनॉमिकली यहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं और जबकि ये लोग जो है इनकी तुलना में काफ़ी गरीब हैं। और यहाँ पर रेनफॉल जब कम होगी तो कृषि भी अच्छी नहीं होगी, और जब कृषि अच्छी नहीं होगी तो किसान क्या करता है? फार्मर क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा। तो ये एक फैक्टर है। और यहाँ ये जो प्लेटू है, अगर इसके नॉर्थ में देखोगे तो इस नॉर्थ रीजन में तेलंगाना प्लेटू है और साउथ में यहाँ पर कौन सा प्लेटू है? कर्नाटक का प्लेटू है। और ये पुरानी चीज़ें एक बार अपना याद करो तो ये पूरा का पूरा रीजन क्रिस्टलाइन इसके ऊपर, ठीक है, जब इंडिया कहाँ पर था? रीयूनियन के पास, वहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ा तो इसके साथ बहुत वहाँ पर एरप्शन हुआ था। तो ये जो वेस्टर्न इंडिया का वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर फिशर एरप्शन, दरारी उद्गार हुआ, अंदर से जो मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आया, इसी एरिया में वो डिपॉजिट हो गया। तो जो नीचे लेयर है, इस तरह से एक लेयर ये पहली ऑलरेडी बनी थी, अब इसके एक क्रिस्टलाइन थी, इसके ऊपर जो है बेसाल्ट का डिपोजिशन हुआ। तो नीचे जो क्रिस्टलाइन रॉक थी इसमें तो बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल पाया जाता है, जैसे छोटा नागपुर का प्लेटू है वहाँ, उसी तरह से यहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जो है, जो दक्कन प्लेटू है, जो बेसाल्ट लावा का बना हुआ है, उसके डिपोजिशन की वजह से कवर्ड हो चुका है, ढक चुका है ये क्षेत्र में। अब हम लोग साउथ दक्कन की बात करते हैं। दक्कन जो प्लेटू है उसके 2 पार्ट थे, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। साउथ दक्कन के रीजन की अगर बात की जाए तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और एक जो है ये धारवाड़ प्लेटू, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और जो धारवाड़ प्लेटू है ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, मतलब फिजियोग्राफी भी है इंडिया की। और यहाँ जो है इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो इसमें रॉक, सेडिमेंट्री जो रॉक है इसमें पाई जाती है। और इसके बाद जो तेलंगाना प्लेटू है ये जो है तेलंगाना में लोकेटेड है। अब इसके देखो, ये थोड़ा सा रीजन को समझो। यहाँ ये कर्नाटक का मैप है, अब इस रीजन का ये वाला जो क्षेत्र है इसको मैदान कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ बंगलेरू प्लेटू है, पठार है ये वाले रीजन में। और ये जो है यहाँ ये इसके मलनाड कहते हैं, ये वाली जो क्षेत्र है, हिल्स, जो लोकल लोग होंगे, जो हिल्स रीजन है, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के लोकल लोग उसे क्या बोलते हैं? मलनाड। ये क्या है? इट मीन्स हिली रीजन्स इन कर्नाटक। और इसी मलनाड के ये नीचे वाला ये रीजन देखोगे तो ये भी हिली रीजन है। और ये है बाबा बुदन की हिल्स है, पहाड़ी है, बहुत फेमस पहाड़ी है बाबा बुदन की। इसके बाद इधर जो है ये वाला रीजन है जो एकदम वेस्टर्न है कर्नाटक के, ये है प्लेन है। हाँ, ये सारे रीजन में।
अब जो बाबा बुदन की हिल है ये किस लिए फेमस है? कॉफ़ी एंड रबर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कॉफ़ी हाँ एंड रबर, ठीक है, इसके लिए। और इस पे एक मूलनगिरी जो बाबा बुदन की सबसे ऊंची जो रेंज है, ठीक है, उसका नाम है मूलनगिरी। ये मूलनगिरी बाबा बुदन पर यहाँ पर लोकेटेड है। अब हाँ मूलनगिरी, ये धारवाड़ प्लेटू, धारवाड़ प्लेटू की ये देखोगे आप यहाँ पर मैप में, ये रीजन है, यहाँ इस रीजन में है धारवाड़ प्लेटू, ये वाला यहाँ। ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा एरिया वैसे माना जाता है इसका, हाँ साउथ में ही है सर। अब ये जो बना है, पहले भी मैं बोला था कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, भारत में जो सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं उसकी जो सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक है उससे ये बना हुआ है। और ये धारवाड़ देखो, जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके बाद सबसे बड़ी मात्रा में अगर कहीं मिनरल्स इंडिया में पाया जाता है वो तो धारवाड़ प्लेटू में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ के कुछ धारवाड़ प्लेटू कुछ ज़िले ऐसे हैं धारवाड़ रीजन के जो काफ़ी जो है फेमस है वेरी रिच मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पर मिनरल्स के लिए वो बहुत ही संपन्न है, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पाया जाता है, जैसे शिवमोगा है, चित्रदुर्ग है, ये सब ज़िले हैं। इसमें मैप में सब देखो, चिकमंगलूर है ये। और यहाँ सिर्फ आयरन और नहीं, लौ एस नहीं पाया जाता, साथ साथ लाइम स्टोन भी पाया जाता है। इसके पहले हम आपसे डिस्कस किए थे कि जो यहाँ और छोटा नागपुर जो प्लेटू है दोनों में आयरन स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू में तेज़ी से डेवलप हुई। इसकी तुलना में दोनों में अंतर क्या था? मिनरल्स यहाँ भी पाए जाते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं, बस अंतर ये था कि वहाँ पर कोल भी पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, इसलिए वो तेज़ी से वहाँ पर डेवलप हुआ है। अब इसके बाद यहाँ जो आयरन और लौ एस की एक बेल्ट पाई जाती है, वो महाराष्ट्र में एक है जगह रत्नागिरी, रत्नागिरी से लेकर बल्लेरी एक जगह है, तो बल्लेरी और ये रत्नागिरी के मिड में एक पूरी बेल्ट ही है, ठीक। बहुत मतलब ये लगभग 170 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस दोनों में है, पूरी बेल्ट है किसकी है? आयरन और। और यहाँ पर दो माइन बहुत फेमस हैं, जो एक कुद्रेमुख और दूसरा है केमांगगुंडी, हाँ एक कुद्रेमुख और एक केमांगगुंडी, ये दोनों माइन जो है बहुत ही चिकमंगलूर के निकट है और आयरन और के लिए फेमस है, लौ एस के लिए वो प्रसिद्ध है। के बाद तेलंगाना प्लेटू, जब तेलंगाना प्लेटू का रीजन हम देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आता है। इसमें इस तरफ देखोगे तो इधर सतमाला रेंज है और इस तरफ रीजन में ये वाला शेषाचलम रेंज है, इनके मिड में ये है लोकेटेड है। और जबकि तेलंगाना जो स्टेट है इससे ऊपर वाला ये वाला एरिया कवर करता है, कुछ एरिया इस आंध्रा में आज टाइम पे है और कुछ जो है तेलंगाना में भी है। अब यहाँ से ये तेलंगाना प्लेटू की अगर फॉर्मेशन की बात कीजिए तो इसमें जो रॉक पाई जाती है बहुत पुरानी रॉक है, आर्कियन एज की ये रॉक है, मतलब आर्कियन युग की चट्टानों से तेलंगाना प्लेटू जो है निर्मित है। और इसके नॉर्थ में बताया था कि ये सतमाला रेंज है और साउथ में है शेषाचलम। और इसकी जो है हाँ इसके बीच में मतलब ये तेलंगाना स्टेट सिचुएटेड बिटवीन गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन, ठीक है। जो तेलंगाना जो स्टेट है गोदावरी और कृष्णा रिवर हाँ बेसिन के मिड में है। और ये जो तेलंगाना प्लेटू है इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो है 500 to 600 मीटर के आसपास है। और इसकी ऊंचाई जो है साउथ में कम होती जाती है, नॉर्थ से साउथ इसकी ऊंचाई जो है डिक्रीज करने लगी, कम होती जाती है इस प्लेटू की। अब इस यहाँ पर इसके नियर देखो, ये यहाँ पर एक रेंज है शेषाचलम जिसे बोलते हैं और ऊपर जो है सतमाला यहाँ पर है, ठीक है रेंज।
इसके पास में शेषाचलम रेंज के पास एक अदर रीजन है रायलसीमा, रायलसीमा नहीं, एक रायलसीमा। और ये रीजन जो है वेरी ड्राई, मतलब यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो वर्षा कम होती है और यहाँ इम्पोर्टेंट जो रिवर फ्लो करती है इससे, इस जो है प्लेटू से होकर गुजरती हैं, ओरिजिन नहीं गुजरती हैं, यहाँ से होकर पास होती हैं गोदावरी, कृष्णा और पेन्नूर रिवर। ये तीनों रिवर यहाँ से होके गुजरती हैं, जाती हैं। इसके बावजूद भी यहाँ कृषि कार्य जो है ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर कैनाल की प्रॉब्लम है, पानी यहाँ से वहाँ तक जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत हार्ड रॉक का बना हुआ है, तो यहाँ कैनाल बनाना इजी भी नहीं है। और इन रिवर के जो पानी आते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कृषि कार्य बहुत धीमी, मतलब ना के बराबर है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। और इसलिए क्या हुआ, जो तेलंगाना जो है और आंध्रा जो अलग स्टेट की मांग हुई, उसके पीछे बने भी दोनों अलग अलग स्टेट। एक बहुत बड़ा कारण था कि ये कुछ स्टेट जो है जो तेलंगाना की मांग कर रहे थे बहुत पिछड़े थे, और जो इन्वेस्टमेंट भी आता था या तो हैदराबाद में लग जाता था, या तो यहाँ विशाखापट्टनम है, बहुत फेमस शहर है, तो वहाँ पर जो है एक पोर्ट भी है, वो यहाँ पर लगता था। तो जो लोकल लोग हैं उन्होंने डिमांड किया कि मुझे एक अलग राज्य बनाया जाए। सिर्फ एक फैक्टर था कि उनका विकास नहीं हो, जितने नए स्टेट बने हैं सबके पीछे एक है कि उनका ये कहना है कि मेरा आपके साथ रहने पर विकास नहीं होने वाला है, तो इसलिए मुझे अलग रहना है। अब इसके बाद हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करें। देखो ये वेस्टर्न घाट आपका ये वेस्टर्न घाट एकदम फटाना नहीं है। देखो ये अभी इसके वेस्टर्न घाट बाद प्लेन है, तो इसलिए इसको आप लोग गलती से एकदम ऐसे मत बना देना कि वेस्टर्न घाट और प्लेन में कुछ अंतर ही नहीं रह जाए। तो ये माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है वेस्टर्न घाट। और ये वेस्टर्न घाट में ही अभी इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि अजंता ऊपर है, उसके बाद सतमाला रेंज है, बालाघाट और इधर हरिश्चंद्र रेंज है। अब इसको पार करने के लिए अगर इधर से कोई बंदा इधर और इधर बंदा इधर कैसे जाएगा, जब ये माउंटेन रेंज है, कंटिन्यू रेंज है, तो इसमें पास है। पास मतलब दर्रे। तो दर्रे क्या होता है कि दो पर्वतों के, माउंटेन के बीच का रास्ता जो होता है उसे हम पास बोलते हैं। अब ये पास यहाँ पर इनके मिड में 3 पास फेमस हैं। एक ऊपर है थाल घाट, ये वाला थाल घाट पास है। उसके बाद ये है भोर घाट, और यहाँ पर एक नीचे जो है पाल घाट पास है, दर्रा है। तो इसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जो थाल घाट है ये मुंबई टू नासिक को कनेक्ट कर रहा है, मुंबई टू नासिक को। और जो भोर घाट पास है ये मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पीक है, चोटी है, इसको लर्न कर लेना। अनाईमुडी ये पहले पूछ भी चुका है, और कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस में कभी पूछ ले, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पाल घाट। तो पाल घाट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ पाल घाट है, और जब वेस्टर्न घाट साइड पे देखोगे तो जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज होता जाता है। वो पैटर्न इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जो कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ऊंचाई ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अंदर की तरफ जो है वर्षा कम होती है। तो ये कह रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेनफॉल पैटर्न ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, और ये डिफरेंट क्यों हो रहा है, मेन रीज़न इसका जो है कि ये जो स्लोप है, ढाल है, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ वेरी स्टीप स्लोप है। तो यहाँ पर क्या है, ढाल सीधा खड़ा है। महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ अगर वेस्टर्न घाट वाला रीजन देखोगे तो यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप वाला एरिया है। तो जिधर से जब यहाँ से विंड मॉइस्चर लेके आएगी, साउथ वेस्ट मानसून वाली, तो यहाँ से जब ये लेके जाएगी तो यहाँ पर टकरा कर बारिश हो गई, तो विंड वाला जो रीजन है यहाँ तो खूब वर्षा हो गई। याद है पहले रेनफॉल में सब पढ़ा चुका हूँ। तो इस रीजन में ये कौन सा रीजन हुआ, विंडवार्ड,
पौना भिमुखी, और ये क्या रीजन हुआ, लीवार्ड का। अब इस तरफ जो है यहाँ से मॉइस्चर लेके विंड ऊपर की तरफ जा रही, मॉइस्चर है इसके साथ, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेगी तो वैसे क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो है परसेंटेज बढ़ने लगेगा। और जब वो 100% हो जाएगी तो एयर क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने के बाद जो है फिर क्या हो गया, वो फिर क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद यहाँ वर्षा शुरू हो जाएगी। तो माउंटेन जो वेस्टर्न घाट है इसके बेस्ट पार्ट पर, पश्चिमी भाग पर, तो यहाँ पे वर्षा खूब हो रही है। लेकिन जब ठंडी हो जाती, जब बारिश ख़त्म हो जाती तो ये एयर ठंडी होकर इसके ईस्टर्न साइड जब बैठती है तो बैठेगी तो मॉइस्चर कम है, ना के बराबर है, और यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म होना शुरू हो जाएगी। एडियाबैटिक प्रोसेस बताया था कि ना तो टेम्परेचर इन होगा ना तो आउट होगा, तो उसमें क्या होगा, ना इन और आउट हो रहा है, तो इसका मतलब जो है एरिया स्पेस जैसे चेंज हो रहा है वैसे उनका टेम्परेचर या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अभी नीचे है तो एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एयर फिर अपलिफ्टमेंट करेगी, ऊपर उठने लगेगी। अब ये फिर जैसे जैसे ऊंचाई जाएगी वो ठंडी फिर होने लगेगी, फिर जैसे जैसे और ऊंचाई और ठंडी होगी, जैसे जैसे एयर ठंडी होती जाएगी उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगेगी। जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तब फिर वही 100% जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई, सापेक्षिक आर्द्रता हुई, तो एयर क्या हुआ, सैचुरेट हुई, संतृप्त हो जाएगी, फिर क्लाउड बनेंगे, फिर वर्षा होगी, यहाँ फिर वर्षा शुरू हो जाएगी इधर भी। लेकिन इनकी तुलना में, इसकी तुलना में इस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। ये विंडवार्ड और ये लीवार्ड एरिया है, लीवार्ड में वर्षा कम होगी क्योंकि मॉइस्चर मैक्सिमम इधर ही है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इधर है पुणे। तो महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है एनुअल, और जबकि उससे 27 किलोमीटर दूर है पुणे, यहाँ पर सिर्फ 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो है आगे की तरफ चलते हैं तो कर्नाटका की तरफ रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई, माउंटेन की ऊंचाई भी डिक्रीज होने लगती है, और ये जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के, ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ ये नैरो था वेस्टर्न घाट, यहाँ पर ब्रॉड होने लगा, चौड़ा होने लगा। वेस्टर्न घाट इधर जो है कर्नाटक की तरफ देखोगे चौड़ा भी हो जाता है, ऊंचाई कम हो जाती है। तो जब ऊंचाई कम और चौड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा, मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड आ रही है वो काफ़ी अंदर तक चलेगी, उसको बैरियर कम हो रहा है तो इसलिए काफ़ी अंदर तक चली जा रही है। तो इसलिए अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा रेनफॉल प्राप्त करता है गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में। तो उसका एक फैक्टर है ऊंचाई कम, और वो एरिया जो है चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, नैरो नहीं है, जबकि ये रीजन नैरो ज़्यादा है। अब ये चीज़ें वही है कि पुरानी चीज़ें समझा रखा है, और इसमें एक आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो जब बारिश हुई तो इस रीजन तो बारिश हो गई, लेकिन इस रीजन में बारिश नहीं हो पाई। तो ये जो रीजन आपका है, ये रीजन रैन शैडो है, वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब वर्षा हो रही है लेकिन कम, यहाँ पर मतलब वृष्टि छाया प्रदेश, वर्षा कम हो रही है। ठीक है, इधर ज़्यादा वर्षा, इधर कम। इस रीजन में आप देखोगे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। के बाद कर्नाटक में वही बताया था कि ज़्यादा वर्षा जो है रिसीव करता है, उसके एक रीज़न भी बताया था क्यों ऐसा होता है। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। ये रीजन को हॉट स्पॉट में भी रखा जाता है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेस्टर्न घाट को। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो वर्षा तो बहुत बड़ी मात्रा में होती ही है, और यहाँ पर जो है आप जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके अलावा
ट्रॉपिकल एवरग्रीन के क्या करेक्टरिस्टिक्स बताया था कि ऐसे वन जो एक साथ अपनी पत्तियां सभी नहीं गिराएंगे, ठीक है, वो एवरग्रीन होंगे। और ये डिसीडस फॉरेस्ट होता है, पर्णपाती वन होते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में सारे जो है, हाँ, फॉरेस्ट जो वहाँ पे पेड़ लगे हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देंगे, वो बोलेंगे पर्णपाती वनों से बोलते हैं। के बाद यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी आप देख रहे हैं कि इस जो वन वाला जो क्षेत्र है इस रीजन का, उसको बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र पे जो हैं पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं इस रीजन में, उसको बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। 16 सपना में मूवी थी ना, तो उसमें का पार्ट समझ लेना इधर। हाँ, तो इसके बाद जो है ये रीजन है एक बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग, देखो इनकी तीनों की शक्ल देखो, देख कर कुछ अच्छा फील होगा ना। ये लेपर्ड, ये वाइल्ड डॉग है और वो टाइगर अपना है। ये तीनों साथ साथ पाए जाते हैं, रेयरेस्ट केस होती हैं। आइए, इस एरिया में तीनों साथ साथ रहते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 3 जो है नेशनल पार्क हैं, रिजर्व, हाँ, बायो रिजर्व, जो मतलब आपस में कनेक्ट हैं। अब इनमें जो है एक देखो बांदीपुर और दूसरा जो है बायवाड़ और एक है मुडुमलाई। ये कर्नाटक में है, केरला में है और वो तमिलनाडु में है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इसी कारण से इंडिया के सबसे ज़्यादा मात्रा में लेपर्ड जो पाए जाते हैं, तेंदुआ जो बोलते हैं, वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। और टाइगर भी यहाँ रहते हैं और वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते भी सब साथ साथ तीनों रहते हैं। और इनके लिए जो एक बहुत आइडियल कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है और फॉरेस्ट भी है, ठीक है, तो इनके सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाता है ये क्षेत्र ना। इस रीजन में जब आप देखोगे तो तीनों जब साथ साथ रहते हैं तो ये कह रहा है कि इनके लिए आल्सो फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर लाइफ, इसलिए वो तीनों वहाँ पर साथ साथ में रह रहे हैं। अब क्या है कि कभी कभी क्या आप देखोगे कि समटाइम से दी 3 आर फाउंड टुगेदर, ठीक है, ये रेयरेस्ट बता दिए कि ये रेयरेस्ट केस होती है, तीनों साथ साथ में पाए जाते हैं। अब जो पहले एक बार बता चुका था कि जो 2000 मीटर्स की ऊंचाई पर जो फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं उनको शोला फॉरेस्ट इस रीजन में बोलते हैं।